हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कहते हैं, और हम इन शॉर्ट फॉर्म में उसे सीवीसी भी कहते हैं। तो ये सीवीसी के हमने सीबीआई में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था यहाँ पर कि 2003 में ये सीवीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटी करप्शंस के जो भी मामले, जो भी मैटर्स यहाँ पर उनके थ्रू सॉल्व किए जाते थे, है ना। तो ज़रूरत क्या थी सीवीसी बनाने की, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था, फिर वहाँ पर स्टेटस क्या दिया गया सीवीसी को 1998 में स्टैच्यूटरी फंक्शंस दिए गए। तो कौन से स्टैच्यूटरी फंक्शंस दिए गए, क्या था उस स्टैच्यूटरी फंक्शंस में, एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स को यहाँ पर आपके क्लियर करेंगे। यहाँ पर इन डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना माय फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सीबीआई को, एनएचआरसी को, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को डिस्कस किया था इन डिटेल में। तो सीबीआई में हमने सीवीसी का थोड़ा बहुत पार्ट इंट्रोडक्शन एज इंट्रोडक्शन देखा होगा आपने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें माय फ्रेंड्स के, उसकी वजह से आपके क्या हो गया, यहाँ पर डॉट्स क्लियर हो सकते हैं। और क्या होता है ना, आपके एक डॉट्स आप जुड़ाते चलते हो, मैट्रिक्स जुड़ाते चलते हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट रोट लर्निंग, है ना। ये रोट लर्निंग नहीं है, आपको रोट लर्निंग नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ के लेना है, तभी आप यूपीएससी के पॉलिटी के सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर रोट लर्निंग कर जाओगे तो आपके बेसिक्स वहाँ पर क्लियर नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं, तो स्ट्रेटेजिकली आपको स्टडी करना है ना, कंसेप्ट वाइज आपको स्टडी करना है ना। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ एक वीडियो में। तो अगर आप मैंने एक ही घंटे में ये सब वीडियोस अगर बड़ा सा लेंथी वीडियो में बना दूँ, और सब वो जो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, लाइक सबऑर्डिनेट कोर्स, सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, है ना, एनएचआरसी हो गया, तो ये सब मैंने एक ही वीडियो में दिखा दिए, तो फिर आपके नहीं क्या वहाँ पर टाइम जा सकता है। अगर आपको सीबीआई में कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली वो वीडियो मेरा देख सकते हो। अगर आपको सीवीसी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली वो सीवीसी का 15-20 मिनट का वीडियोज आप देख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपके प्रिपरेशन जब आप करते हो, है ना, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं जाता वहाँ पर, है ना। अगर मैंने एक घंटे का लेंथी वीडियो बना दिया तो वहाँ पर आपका वक्त जा सकता है। तो इसीलिए मैं तो यहाँ पर हम जब सेपरेटली इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ना इन पर्टिकुलर वीडियो में, तो फिर क्या होता है ना, आपके कंसेप्ट्स वहाँ पर क्लियर होते हैं और इन डिटेल में सीखने को मिलता है, और एस्पेक्ट्स उस टॉपिक के क्लियर होते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं ना, जो बहुत सी पढ़ाई करते हैं, है ना, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बट क्या करते हैं ना, वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते। तो ये रीज़न होता है माय फ्रेंड उनके पीछे कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ कर लेते हैं, उसे रिवीजन सीधे से नहीं देते, है ना, उस पर थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि ये पॉइंट्स बहुत ही आसान होते हैं। पॉइंट्स आसान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स यहाँ पर मुश्किल है, पॉइंट्स बहुत ही आसान है, बट क्या होता है ना, आप ज़्यादा से इसके परफेक्टली रिवीजन नहीं देता है तो पॉइंट्स आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। और यूपीएससी क्या करता है, आपके रोट लर्निंग को नहीं देखता, आपके स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई को देखता है, आपके कंसेप्ट कहाँ तक इन डेप्थ में कहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ट्रैप क्वेश्चन आपको आ जाता है इस पॉइंट पर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर। तो हम ईच एंड एवरी का एस्पेक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने आपके लिए यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी माय फ्रेंड। कि आपको क्या होता है ना, जितना भी पोर्शन आपका यूपीएससी सीएससी पेपर 1 पर रहता है तो वही यहाँ पर आपको रहेगा। तो क्या होता है ना, पहला फ़ायदा आपका क्या होता है कि आप वहाँ पर आपके रिवीजन एज ए रिवीजन टेस्ट आप दे सकते हो, और आपका प्रिपरेशन उतना परफेक्ट हो जाता है, उतना कॉन्फिडेंटली आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे सकते हो, है ना। सो सिर्फ इतना ही नहीं कि यू हैव इन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी के साथ अनअकैडमी का मिल जाएगा, वो भी पेड सब्सक्रिप्शन माय फ्रेंड्स। और अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो तो यू हैव बीन एक्साइटिंग प्राइजेस फ्रॉम द अनअकैडमी। तो अनअकैडमी के तरफ से आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। तो ऐसे अब इससे क्या होता है ना, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्रैक करने के, और रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। अगर आप क्या होता है ना, अगर आप फ्रेशर्स हो और आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम्स देना चाहते हो, तो माय फ्रेंड्स कि ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको देगा, और लॉजिकली कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर इसके थ्रू आपका एनालिसिस हो जाएगा। और सिर्फ अगर इसे एनरोल करने के लिए, अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में इस एनरोलमेंट लिंक दी गई है माय फ्रेंड, अगर उस एनरोलमेंट लिंक के थ्रू आप इसे एनरोल कर सकते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कब अवेलेबल होंगी आपको, ये मॉक टेस्ट तो होंगी आपको 27 सितंबर को माय फ्रेंड, है ना।
तो ये एनरोल करने के बाद 27 सितंबर को ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दी गई है ना। फिर आपको पता है कि 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी 2020 के प्रीलिम्स को। तो आप अपना प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी 2020 का, 21 का, 22 का अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स? के लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन वन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी इन सब्सक्रिप्शन के थ्रू माय फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, और स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। और आंसर राइटिंग सेशन जिसे कहते हैं माय फ्रेंड, जो कि आंसर राइटिंग सेशंस आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कितने लॉजिकल आपने कैसे क्वेश्चंस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो आपका प्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है आपके आंसर राइटिंग में से, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको रहेंगे इस सब्सक्रिप्शन में, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे। अब आपको मालूम है कि डेली करंट अफेयर्स प्ले अ मेजर रोल इन एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो क्या होता है ना, आपको करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गिर सकते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो ना। इससे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये बैचेज जो है वो 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। ये बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में मिलेंगे। फर्स्ट मिशन यूपीएससी सीएससी 2020, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में आपको मिल जाएंगे, हिंदी वर्जन में आपको मिल जाएंगे, और इंग्लिश वर्जन में भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश वर्जन में आपको 2 ईयर्स बैचेस कोर्स भी अवेलेबल है, और 1 ईयर बैच कोर्स भी अवेलेबल है। तो वो दोनों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर सिखाएंगे, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल जाएगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और माय फ्रेंड्स कि अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स, ये प्रीलिम्स बैच कोर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है अनअकैडमी, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में भी रहेंगी और इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है। आप इसे एनरोल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, कोई एनरोलमेंट फीस वगैरह कोई भी नहीं है, इसे एनरोल बिल्कुल फ्री में करिए। तो इसका ड्यूरेशन कब तक है? तो 5 सितंबर to 30 सितंबर तक 2020 तक, और फ्री लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे मंडे एंड फ्राइडे तक, और सेक्शनल क्विजेस भी आपको इसमें मिलेंगे माय फ्रेंड। और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक और करंट अफेयर्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीलिम्स के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। रोज 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स, 40 मार्क्स, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और ये सबसे मेन चीज़ माय फ्रेंड, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी कोर्सेज को, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा प्रोमो कोड का नाम है सिंपल YT। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। तो हमारा प्रोमो कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंडेड नोट्स, जितना भी आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है माय फ्रेंड्स, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को, और ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। तो माय फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है माय फ्रेंड्स के, इसके हमें हिस्ट्री एंड इसकी नीड क्या थी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इस पॉइंट को सीखने से पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे आया, इसका मोटिव क्या था इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाने का, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें नीड क्या थी, और ये किस मैटर्स को सॉल्व करने के लिए कमीशन बनाई गई थी, तो हम डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो ये CVC क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत थी। तो 1941 में बहुत ही करप्शन चार्जेस बढ़ चुके थे, जो कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, हमारे ब्रिटिश राज था जब हमारे इंडिया पे, तो जब बहुत ही करप्शन चार्जेस बढ़ गए थे, बहुत ही करप्शन सब फैल गया था सब तरफ। तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स ने एक सोच बनाई, और एक सोचा कि ब्रिटिशर्स ने हमें इस करप्शन चार्जेस को रोकना है। तो इस करप्शन चार्जेस को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट किया, है ना, जो जाकर 1946 में क्या हुआ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस बनाई गई। समझ रहे हो, 1941 में ब्रिटिशर्स ने स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया, जो कि 1946 में क्या हुआ माय फ्रेंड,
वो स्पेशल पुलिस एक्ट के इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हमने क्या किया, उसे दिल्ली स्पेशल पुलिस बना दिया, है ना। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस बनाने के बाद फिर 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस दिल्ली स्पेशल पुलिस कमीशन को क्या किया, डिजिग्नेट किया और उसे नाम दिया सीबीआई। समझ लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हिस्ट्री हमने सीबीआई में भी देखी थी, मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के बाद 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, डिजिग्नेट किया इस पोस्ट को और उसे नाम दिया, इस एजेंसी को डिजिग्नेट किया, जो कि सबसे बड़ी प्रिपेयरिंग एजेंसीज बन गई, जो कि हर क्रिमिनल अफेयर्स को हैंडल करने वाली वो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। माय फ्रेंड, जिसे इंटरपोल ऑफ इंडिया बनाया गया। आपको पता है कि हमने सीबीआई में सब डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर तब 2003 में और 1964 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे क्या डिजिग्नेट किया और नाम दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद में एट दिस टाइम तो 1964 में हमने सीवीसी का एक कंसेप्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, समझ रहे हो। तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वहाँ पर वो प्रोसेस वहाँ से शुरू हो चुकी थी, बट 2-3 साल का टाइम लगा। फिर 2003 में ये सीवीसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसे एक्ट बनाया गया। बट यहाँ पर इस 3 साल का गैप क्यों दिया गया, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स के। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1964 में रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, जिसके हेड थे बाय श्री के संतनाम, टू एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। समझे, इससे सेंट्रल विजिलेंस का काम क्या है, टू एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज है माय फ्रेंड्स, उन्हें एडवाइस देना, उन्हें गाइड करना, उन्हें डायरेक्शन देना इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। जितने भी आपके अंदर मैटर्स है, आपके कमीशन में, आपके कमिटीज़ में जितने भी मैटर्स है, तो उसे सब उसे एडवाइस देना, गाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये काम था सीवीसी का, जो कि 2003 में पास हुआ था। तो बाद में एक बड़ा सा एक मैटर हो चुका था माय फ्रेंड के, जिसमें विनीत नारायण केस, जो जैन हवाला केस, जो कि हमने सीबीआई में भी डिस्कस किया था, कि जब जैन हवाला केस हुआ तो इस जैन हवाला केस की जाँच करने के लिए सीबीआई की तरफ केस भेजा गया है, जैन हवाला केस का। बट यहाँ पर बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि सीबीआई यहाँ पर अच्छी जांच करेगा, सीबीआई यहाँ पर रिजल्ट्स निकालेगा अच्छे से अच्छा, जल्द से जल्द। बट यहाँ पर सीबीआई डिड नॉट डू वेल, सीबीआई उतना अपना काम नहीं कर पाया उस टाइम, और वहाँ पर कुछ तो भी उसकी गलती हो गई सीबीआई की वहाँ से। तो फिर क्या किया, विनीत नारायण केस 1997, जो कि विनीत नारायण बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के अगेंस्ट क्या किया, अपील किया कि ये सीबीआई कैसा काम कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा काम कर रहा है, क्रिमिनल अफेयर्स को कैसे हैंडल कर रहा है, ये जैन हवाला केस को कैसे इन्होंने हैंडल किया। अगर आप जैन हवाला केस को इन डेप्थ में सीख सकते हो, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, तो आप इन डेप्थ में सीख सकते हो, तो आप गूगल कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। या फिर ये विनीत नारायण जो थे बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट थे जब उस टाइम के 1997 के, तो उन्होंने 1997 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि सीबीआई क्या अपील कर रहा है, और सीबीआई मीन्स क्या, सीबीआई कैसे काम कर रहा है, कैसे जांच कर रहा है सीबीआई, है ना, ये गलत जांच कर रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पर चिढ़ गया, इनके अपील के बाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीबीआई पर डांट लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस यूज़ किया था सीबीआई के बारे में 1997 में थ्रू द विनीत नारायण केस, तो वो दिया था केश पैरोट। केश पैरोट हमने इन डेप्थ में सीबीआई में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या, केश पैरोट का मतलब क्या है माय फ्रेंड्स, के यूनियन जो बोलता है वही सीबीआई कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये ब्लेम लगाया था सीबीआई पर। तो फिर क्या किया हमने वहाँ पर, तो ये बहुत से ये मैटर्स सामने आ रहे थे ना, तो ये सब हुआ, ये सब हो गया, विनीत नारायण केस सब जिधर उधर हो गया। तो हमने विजिलेंस कमेटी बनाई विच डील्स विद द एंटी करप्शन। समझ रहे हैं, हमने विजिलेंस कमेटी बनाई जब, फिर डील्स विद द एंटी करप्शन, तो उसे नाम दिया हमने सीवीसी। समझ गए। तो पहले से हमारी यहाँ पर कंसेप्ट की सीवीसी के 1964 से ही, जो कि होम मिनिस्ट्री में जब डिजिग्नेट किया था, सीबीआई बनाया था जब, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिजिग्नेट किया था पुलिस कमीशन को, स्पेशल पुलिस दिल्ली पुलिस कमीशन को, तो वहाँ पर क्या किया हमने, डिजिग्नेट किया, सीबीआई बनाया। फिर सीबीआई बनाने के बाद हमने ये सीवीसी भी वहाँ पर कंसेप्ट ली थी, बट वहाँ पर कुछ रीजन से क्या हुआ, वो फंक्शन नहीं कर पा रही थी, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी। तो कंसेप्ट तो पहले का ही था, 1964 से ही चलता आ रहा था। बट हमने आफ्टर द विनीत नारायण केस, जब हालात बिगड़ने लगे, एंटी करप्शन बढ़ने लगा, करप्शन चार्जेस बढ़ने लगे, तो हमने सीवीसी को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को हमने इंट्रोड्यूस किया, जो कि डील्स विद द एंटी करप्शन। जितने भी मैटर्स करप्शन के होंगे वो अंडर द सीवीसी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे, सब कुछ सीवीसी करेंगे हमारा फ्रेंड। अब आगे क्या होता है कि अब सीवीसी तो बन गया था, है ना, सीवीसी तो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, बट यहाँ पर हमने क्या किया हमारे फ्रेंड, इसने स्टेटस दिया
हाँ, तो स्टेटस क्या दिया सीवीसी को माय फ्रेंड्स के यहाँ पर क्या बोला गया है कि द अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। समझ रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टेटस दिया, यहाँ पर हमने स्टेटस दिया पर उन्हें ऑटोनॉमी नहीं दी। ये ध्यान में रखना कि हमें उन्हें इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया। ऑटोनॉमी मींस आप उन्हें इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया, आप उन्हें खुद से डिसीजन लेने के पावर्स नहीं दी। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने सीवीसी को ऑटोनॉमी पावर्स नहीं दी थी, बट ऐसे कई स्टेटस दिए थे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ था, फर्स्ट जो स्टेटस दिया था हमने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस फर्स्ट। सेकंड था एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमने स्टेटस दिया था। और बाद में क्या दिया था कि सीवीसी आल्सो प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग द विजिलेंट वर्क। जितना भी आपके कमिटी के अंडर जितने भी आपके केसेस आए हैं, तो उस केसेस में आप प्लानिंग कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, रिव्यूइंग कर सकते हो एंड रिफॉर्मिंग कर सकते हो। बट किसके थ्रू आप कर सकते हो, सीवीसी के थ्रू आप कर सकते हो, आपकी कमेटी के थ्रू आप कर सकते हो। बट किस मामले में, किस मैटर से रिलेटेड आप कर सकते हो, तो वो एंटी करप्शन। तो एक ही हमने अधिकार दिया था वहाँ पर उनको, एंटी करप्शन के जितने भी मैटर्स है वो सीवीसी सॉल्व करेंगे। स्पेशली उनके लिए ही यहाँ पर उन्हें क्या बनाया गया था, उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था 1964 में ही, है ना। तो यहाँ पर हमने स्टेटस दिया था इट कैन ऑल्सो एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग द विजिलेंट वर्क। जितने भी आपके विजिलेंट वर्क है आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, एग्जीक्यूटिंग कर सकते हो, रिव्यूइंग कर सकते हो एंड रिफॉर्मिंग कर सकते हो, है ना माय फ्रेंड्स। तो था थर्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंटेड अपॉन द प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन मेड मल्टी मेंबर कमीशन विथ स्टैच्यूटरी स्टेटस विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त 1998। तो हमने स्टेटस दिया, हमने पूरा ऑटोनॉमी इन्हें दी नहीं, हमने पूरे इंडिपेंडेंस पावर इन्हें दिए नहीं। हमने क्या दिया, हमने कुछ स्टेटस दिए थे, उस स्टेटस के बाद भी हमने स्टैच्यूटरी फंक्शंस भी उन्हें नहीं दिया था, जो कि हमने स्टेटस के थ्रू दिया था। दैट इज 25 अगस्त 1998 को हमने इन्हें स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया था। देखिए, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन मेड अ मल्टी मेंबर कमीशन विथ स्टैच्यूटरी स्टेटस। तो मल्टी मेंबर कमीशन से इन्हें बनाया और स्टैच्यूटरी स्टेटस विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त 1998। तो 25 अगस्त 1998 को हमने स्टैच्यूटरी स्टेटस ही नहीं दिया था। तो आप इसे ज़रूर नोटबुक में राइट डाउन करके लीजिए, नोट करके लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर आपको प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैसे आपको ट्रैप में फंसाते हुए हम आगे देखेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, हम आगे आते हैं कि फाइनली ये लॉ बन गया, समझ रहे हो। तो फाइनली इसके ऊपर लॉ बना, तो जो बोथ द हाउसेस में पास हो गया। इट इज पास बाय बोथ द हाउसेस 2003 में ये पास हुआ और प्रेसिडेंट गिव्स इन सितंबर 11, 2003। जब ये लॉ बन चुका था, है ना, सब ने ठान ली थी कि 2003 में हमने सीवीसी पास ही करना है। तो सीवीसी लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया 2003 में। एंड प्रेसिडेंट गिव्स इन सितंबर 11, 2003, जो कि प्रेसिडेंट के बाद में प्रेसिडेंट ने इसे रिकमेंडेशन दी और प्रेसिडेंट ने इसे क्या दिया, परमिशन दी एक्ट बनाने के लिए, तो एसेंट दिया। तो फिर 11 सितंबर 2003 में ये लॉ बन गया। कौन सा लॉ बन गया, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, समझ रहे हो। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये 2003 में लॉ बन गया, एक्ट बन गया। तो फिर यह क्या हो गया, ये इन्फोर्स भी हुआ 2003 में आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लॉ बन जाता है, आपको पता है। तो फिर क्या हुआ माय फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर ट्रैप में मत फंस जाना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत से अच्छे, एक कड़वे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, डेंजरस। आपको यहाँ पर क्या होता है, आप कुछ समझता नहीं है। अब यहाँ पर तो मैं बोल दूंगा, उसका आंसर भी बोल दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन देखते हो ना, तो आप वहाँ पर क्या होता है, आप डर जाते हो, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। और 1/3 निगेटिव मार्किंग सिस्टम में तो आपको वहाँ पर हाथ पाँव क्या होते हैं आपके, कांपने लगते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कैसा ट्रैप में क्वेश्चंस आपको आ सकता है माय फ्रेंड्स के। हमने देखा कि सीवीसी बना 1964 में, सीवीसी का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया 1964 में और 1998 में हमने ऑर्डिनेंस पास हुआ, हमारा ऑर्डिनेंस पास हुआ, समझ रहे हो। 1998 में हमारा ऑर्डिनेंस पास हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक है, सीवीसी 1964 में बना, 1998 में हमने ऑर्डिनेंस पास किया। तो 3 बार हमने अटेंड किया। तो 3 बार हमने अटेंड करने के बाद 2003 में हमने डायरेक्टली क्या किया, इस लॉ को इन्फोर्स किया 2003 में आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बोथ हाउसेज में 2003 के बाद हमने क्या किया, इसे पास कर दिया और एक्ट ये बन गया। कब बन गया, ये बन गया 2003 में। 1964 में हमने इंट्रोड्यूस किया, 1998 में हमने ऑर्डिनेंस बिल पास किए और यहाँ पर 2003 में हमने होल एक्ट यहाँ पर बनाया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो सब ठीक है, यूपीएससी बोलेंगे ये तो सब ठीक है, बट यहाँ पर स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला सीवीसी को, स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तो आप वहाँ पर ऐसे सोच में कर जाते, अरे यहाँ तो स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला, हमने तो 1964 में सीवीसी बनाया, हमने 1998 में ऑर्डिनेंस पास किए और फिर 2003 में डायरेक्टली लॉ बनाया आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बट यहाँ पर स्टैच्यूटरी स्टेटस की बात कहाँ से आई, कहाँ से आई, आपके वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा माय फ्रेंड
कि हमने स्टैच्यूटरी स्टेटस बनाया विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त 1998। मैं यहाँ पर तो आपको कोई आंसर्स बोल देता हूँ, बट यहाँ पर आप ट्रैप में मस्त फंस जाना कि स्टैच्यूटरी स्टेटस आपको कब दिया है, कि 25 अगस्त 1998 को दिया है। आप कहाँ जा रहे हो, किसकी बर्थ एनिवर्सरी किधर है, बर्थ एनिवर्सरी हुई कि नहीं, यहाँ पर बर्थ किसका है, वहाँ पर नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ लेना देना कैसे है, क्या सवाल पूछा गया है आपको यूपीएससी ने कि स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला, तो वो मिला 25 अगस्त 1998 को। यहाँ पर ट्रैप में मत फंस जाना, ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, इस पॉइंट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करो माय फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर से पढ़ने वाली बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को डेप्थ से पढ़ने वाली बात होती है, समझ रहे हो। तो जब आप इन डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ईच एंड वो एवरी वर्ड का आप क्या करेंगे, वहाँ पर मीनिंग जान कर लेंगे ना, तभी आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गिरा सकते हो, अदरवाइज यू विल बी फेल हो जाओगे, समझ रहे हो। यहाँ पर आपको ट्रैप में मैंने फंसा दिया था, तो वैसे ही आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो। एक भी गलत आया तो डायरेक्ट 1/3 आपके मार्क्स जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन रहती है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके जाना है। तो कब दिया है स्टैच्यूटरी स्टेटस, स्टैच्यूटरी स्टेटस कब गया है, 25 अगस्त 1998 को। 1964 में ये सीबीसी का इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाया गया, 1998 में ऑर्डिनेंस पास किए गए, 2003 में एक्ट बनाया गया और स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया 25 अगस्त 1998 को, समझ रहे हो। अब जो स्टेटसेस में हमने देखे माय फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्टली आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो आपको कुछ आप बेसिक्स पर आप ध्यान दो, आप बेसिक कैसे स्कूल में कैसे याद करते थे वैसे रोड का रनिंग कर जाओ। ये स्टेटस आपको डायरेक्टली ध्यान में नहीं आएंगे माय फ्रेंड, ये इतनी आपको सभी समझ में आएगा ऐसा नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस पॉलिटी सब्जेक्ट में कुछ रोड लर्निंग भी करना पड़ती है। तो ये स्टेटस जो दिख रहा है आपको, वो आपको रोड लर्निंग कर जाना है और कुछ कुछ समझ कर जाना है। तो गो बैक टू द बेसिक्स, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे वैसे आप याद करो इसे, है ना। तो कब दिया था स्टैट्यूटरी स्टेटस, 25 अगस्त 1998 को, ये ध्यान में रखना। तो अब ये तो हमने देख लिया कि स्टेटस हमने देख लिया और लॉ फाइनली बन गया 2003 में, विच इज पास बाय दी both the houses and assent gives the assent to the president. After the president then it become a law. स्टैट्यूटरी स्टेटस हमने 1998 में बना, वो ये भी देखा। अभी मेन फंक्शंस क्या होते हैं इसके माय फ्रेंड, मेन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मेन फंक्शन क्या होते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि टू एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज DSPE, जिसे हम DSPE बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन अंडर ए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, समझो। तो इसमें क्या गया है कि वहाँ पर आप सुपरिटेंडेंस कर सकते हो किसके मामले में, कि जितने भी फंक्शंस अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट DSPE आपको दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जितने भी आपको इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन दिए गए हैं करप्शन एक्ट 1988 में, तो वो सब आप सुपरिटेंडेंस कर सकते हो। मीन्स उसे आप रिव्यू कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो और रिव्यू कर सकते हो उसे, आप समझ रहे हो। तो जितने भी यहाँ पर सुपरिटेंडेंस दिया हुआ है सीवीसी को किस मामले में, कि एंटी करप्शन के जितने भी मैटर्स यहाँ पर सॉल्व होंगे उसमें आप ही सॉल्व करें, उसे आप ही रिफॉर्म करें, उसे आप ही रिव्यू दें, सब आप करें, समझ रहे हो। विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जितने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ये बनाया गया था, जितने भी प्रोविजन यहाँ पर दिए गए थे वो प्रोविजन वो खुद ही सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं, खुद ही इनोवेशन लेकर, खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर ये क्या कर सकते हैं, इनिशिएटिव लेकर ये सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया माय फ्रेंड्स। तो दूसरा क्या है, ऑफेंसेस अंडर द CRPC फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सर्वेंट एंड गिव डायरेक्शन टू द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो। कि जितने भी ऑफेंसेस आपके CRPC के अंडर, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, कि जितने भी ऑफेंसेस आपके CRPC के अंडर दिए हुए हैं जो आपको हैंडल करने हैं CVC, तो उतने आप ऑफेंसेस हैंडल कर सकते हो, उसे आप रिव्यू दे सकते हो, सब कुछ वहाँ पर हैंडल आप कर सकते हो। टू द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कर सकते हो, है ना। ये मेन फंक्शन यहाँ पर दिया गया है सीवीसी को। तो यहाँ पर तीसरा क्या दिया है कि टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द DSPE, और फोर्थ क्या है, काउज एन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स रिसीव अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई ना। फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि यहाँ पर सुपरिटेंडेंस दिया हुआ है सीवीसी को, है ना, वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो खुद रिव्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ में यहाँ तो सिर्फ रिव्यू दे सकता है ना। तो रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट बाय द DSPE एंड काउज एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया सकता है, यहाँ पर तो रिव्यू दे सकते हैं सिर्फ, यहाँ पर वो डायरेक्टली सुपरिटेंडेंस नहीं कर सकते, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिर्फ यहाँ पर वो क्या सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। मीन्स वो भी अब डिसीजन आपका चलेगा या नहीं चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी आपके ऊपर
जितने भी एजेंसी से वो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिव्यू नहीं, सिर्फ रिव्यू दिया गया है, आपको यहाँ पर सुपरिटेंडेंस नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पर समझ के लो। तो बाद में क्या तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या होता है माय फ्रेंड्स, आपको तो रिव्यू दिया गया है, यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, आपको सुपरिटेंडेंस नहीं दिया हुआ है ना। तो इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट एजेंसीज, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उन्हें इंडिपेंडेंट ये ऑटोनॉमी नहीं दी हुई है हमें, है ना। तो इंडिपेंडेंट जब पावर्स हमें दी होती है, जब कब इंडिपेंडेंट हमें पावर्स दी होती है, जब आपको पूरी तरह से ऑटोनॉमी दी होती है ना। आप जो भी करो आप कर सकते हो, ऐसा आपको बोला होता है। तो वहाँ पर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन सकते हो। बट यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनने ही नहीं दिया, आपको ऑटोनॉमीज नहीं दी गई, उतने इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं दिए गए कि आप खुद से वो केस सॉल्व कर सकते हो, खुद आप रिव्यू दे सकते हो, रिफॉर्म दे सकते हो, और खुद ही आप सुपरिटेंडेंस लेकर वो केस सॉल्व कर सकते हो। ये ऑटोनॉमी नहीं दी गई। तो माय फ्रेंड्स कि जितने भी, तो अगर आपको कोई करप्शन से रिलेटेड केस मालूम हुआ तो आप डायरेक्ट सीबीआई के पास नहीं जा सकते, है ना। तो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के अंडर सीबीआई आपको बोलेंगे कि मुझे सिर्फ यूनियन और स्टेट्स की बातें ही माननी है, मुझे सिर्फ यूनियन और स्टेट्स ही ऑर्डर कर सकता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप जनरल पीपल वहाँ पर जा नहीं सकते, है। या ये मुझे सिर्फ सेक्शन अंडर द सेक्शन 5 अंडर द सेक्शन 6 ये सिर्फ यूनियन एंड सेंट्रली मुझे क्या करेगा, यहाँ पर मुझे ऑर्डर देगा। बट आपको क्या होता है ना कि यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट भी, अगर दूसरी बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तभी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान सकता हूँ। मैं डायरेक्टली, अब जो होता है ना, सीबीआई का डायरेक्ट कोई थाना नहीं होता, पुलिस स्टेशन जैसे होते वैसे सीबीआई स्टेशन नहीं होते, समझ रहे हो। तो सीबीआई स्टेशन नहीं होते, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, अब अगर आप गए उनके पास तो अब वो आपकी डायरेक्टली क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे मैं सेक्शन 5 सेक्शन 6 से तो सिर्फ यूनियन एंड स्टेट्स की बात मान सकता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की बात मान सकता हूँ, मैं आपकी बातें मान नहीं सकता। तो आपको अगर क्या करना है, आपको तो सीवीसी के थ्रू कंप्लेंट का आप अगर कर सकते हो, है ना। अगर करप्शन के रिगार्डिंग, करप्शन से रिलेटेड आपको अगर कोई चीज़ मालूम होती है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, करप्शन हुआ है, तो आप थ्रू सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जा सकते हो और अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हो। तभी उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीबीआई तक पहुँच सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीबीआई तक पहुंच सकते हो। तो इट में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तब सीबीसी काउज, तब देखिए, सीबीसी काउज एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट रिसीव अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। समझ रहे हो बात को, क्या बोला। अगर अब आप डायरेक्टली सीबीआई के पास जाते हो तो आपको सीबीआई बोलेगा मैं स्टेट सेंटर और सिर्फ एससी की अंडर द सेक्शन 5 और अंडर द सेक्शन 6 ये बातें मान सकता हूँ इनकी। मैं आपकी डायरेक्ट बातें नहीं मान सकता। बट क्या होता है ना, अगर आपके करप्शन से रिलेटेड अगर कोई बात हो जाती है तो आप सीवीसी के थ्रू सीबीआई तक जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सीबीआई क्या करेगा, फिर आपका सीबीआई क्या करेंगे, काउज एन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रिसीव अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। समझ रहे हो, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स के अंदर आपके पास जो केसेस आए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रिलेट करते हैं माय फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट ऊपर से नहीं पढ़ा जाता, ऐसे रिलेट करते हैं पॉइंट्स को। ये समझो बात को, ऊपर से मत पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो फिर क्या होता है ना, तो ये लास्ट फंक्शन हमने देखा तो रिलेट कर दिया। तो फिर क्या होता है ना, तो लॉ ऐसा पढ़ना पड़ता है माय फ्रेंड, है ना। तो सीवीसी इज ए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, जिसे कहते हैं ना, सीवीसी इज ए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अथॉरिटी है ना, जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अथॉरिटी जिसे कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि सीवीसी ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है सीबीआई को कि जो इन केस ऑफ करप्शन मैटर्स, जो क्योंकि करप्शन मैटर्स से इतना सीवीसी हैंडल कर सकता है सिर्फ, तो उसमें उनको सुपरिटेंडेंस दिया है, बाकी कहीं पर उन्हें सुपरिटेंडेंस नहीं दिया हुआ है, ये आपने देखा है। तो फिर यहाँ पर क्या, जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो होता है वो सीवीसी देता है इन केस ऑफ करप्शन मैटर्स सीबीआई को, है ना। तो सीबीआई उनका ही सुनती है इन केस ऑफ करप्शन मैटर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्हें इंडिपेंडेंट पावर नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं से यहाँ पर स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है, स्टेट के आपको बात मानने पड़ेंगी, आपके बहुत ही मल्टीपल रोल्स हो जाते हैं, तब आपका वहाँ पर क्या होता है, सबको आंसरेबल करना पड़ता है। तो ये क्रिटिसिज्म हो जाता है ना। माइल्ड सुपरिटेंडेंस, हमें चाहिए था स्ट्रॉन्ग सुपरिटेंडेंस, बट हमें मिला माइल्ड सुपरिटेंडेंस, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म होते हैं सीवीसी के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये सीवीसी कमीशन क्या होता है इन डिटेल में। अगर आपका कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे माय फ्रेंड्स। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिसकी वजह से आपको पीपीटीज PDF हैंडआउट सब कुछ मिल जाएगा आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।